एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया, जेपी नड्डा का शुक्रिया किया, अमित शाह का शुक्रिया किया और उन्होंने कहा कि एक शिव सैनिक को आप मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं जबकि आपके पास ऑलरेडी 120 विधायक हैं, ये नहीं होता। एकनाथ शिंदे का यह भी कहना था कि हमने पद के लालच में ये नहीं किया। वो कह रहे हम तो पहले से ही मंत्री के पद पे थे, हम ऐसा तो नहीं था कि हम बाहर बैठे हुए थे। हमने इसलिए किया क्योंकि शिवसेना अपनी विचारधारा से अलग हो गई थी, अपनी विचारधारा को छोड़ चुकी थी और जिस वजह से वो शिवसेना में थे वो चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया है। हमारे साथ इस वक्त दुष्यंत नागर जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रंजिता हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ रही हैं जहां बारिश हो रही है। रंजिता, पहले आपसे कि क्या वहां कल से मुझे लगता है 10 दिन से आप लोग भी रिपोर्टिंग कर रही थी, किसी को अंदाजा था कि ये सरप्राइज आने वाला कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सुशांत, देखिए बारिश से जोड़कर आपने ये सवाल किया और देखिए एक बार पहले मैं ये विजुअल दिखाने की आपको कोशिश करूंगी। देखिए ये काफिला एक बार फिर गुजरता हुआ और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अपनी उसी गाड़ी में एक साथ जो है राजभवन से रवाना हुए हैं। 7:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। बारिश हो रही है और मुंबई में कहा जाता है कि मुंबई की बारिश का पता नहीं चलता कब बारिश होगी और कब बारिश बंद हो जाएगी। ऐसा ही मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति भी दिखी क्योंकि मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, ये खबर लेकर राजभवन पहुंचे थे और खबर बाहर से निकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये एक बड़ा ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट आया क्यों सुशांत? क्योंकि एक हिंदुत्व की लड़ाई और एक हिंदुत्व का चेहरा के तौर पर एकनाथ शिंदे इस पूरी लड़ाई में उभर कर सामने आए हैं और बीजेपी को भी ऐसा लग रहा था कि इस नाम को लेकर अगर बीजेपी जाती है तो कहीं ना कहीं जो आरोप बीजेपी पर लग रहा था, खासकर देवेंद्र फडणवीस पर लग रहा था। ठीक है रंजिता, मैं आपके पास लौटूं, उससे लौटता हूं। हमारे साथ जफर इस्लाम भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जफर भाई, ये अचानक से नया ट्विस्ट आ गया। आप लोग चर्चा कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस किस वक्त मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये अचानक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे और आप बाहर से समर्थन देंगे, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? देखिए, ये सारा जो है हमारे लीडर का कमाल है। हम कभी भी सरकार नहीं तोड़ना चाहते थे, बल्कि हम चाहते थे कि वो एक ऐसी सरकार हो जो जनता के हित पे काम करे, जनता के लिए काम करे। और पिछले 2.5 साल से जिस तरह से एनडीए सरकार वहां पर काम कर रही थी, इस जग जाहिर हो गया था कि एनडीए सरकार अपने लिए काम कर रही है और पार्टी जो है, सब पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, और वो बिल्कुल करप्शन जो है रैम्पेंट हो रहा था वहां पर। ऐसे में हमने अपनी सिर्फ भूमिका निभाई बाहर से सपोर्ट करते हुए, लेकिन असल जो है, जो काम किया है, शिंदे जी ने काम किया है। उन्होंने अपना हौसला दिखाया, उन्होंने हिम्मत दिखाई और एक स्टैंड लिया जो नहीं, लेकिन जफर भाई, लोग ये पूछेंगे कि अगर 50 विधायक के समर्थन वाले व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं, आपके पास 120 के करीब विधायकों का समर्थन होते हुए, तो 2.5 साल पहले 55 विधायक वाले शिवसेना के उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बना देते, सालों की दोस्ती भी रह जाती और उनका भी मान रह जाता और चीजें चलती रहती। देखिए, वो प्रिंसिपल की लड़ाई थी, आज भी ये प्रिंसिपल की लड़ाई है। हम सपोर्ट कर रहे हैं जिस प्रिंसिपल पे हम बिलीव करते हैं। उस वक्त हम पे गलत तोहमत लगाया गया था, हमारे लीडरशिप पे गलत के बारे में गलत बात कही गई थी। आज ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और उसी गुट से लोग खड़े हुए जो जानते थे कि शिवसेना असल में। पर सर, अगर ये प्रिंसिपल की लड़ाई है सर, मान लीजिए कल को एनसीपी के विधायक जो है शरद पवार का विरोध कर देते, तो क्या आप उनको भी बाहर से समर्थन देकर सीएम बना देते? नहीं, इसीलिए कहा ना कि शिवसेना उस वक्त और भारतीय जनता पार्टी 7 लोगों के बीच में गई थी इलेक्शन में। हमें मैंडेट मिला था कि हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए। आज जो लोग मंत्रिमंडल में आएंगे वो आपको ही पता है किस पार्टी के हैं और कहां से आ रहे हैं।
हम साथ चढ़े थे, सरकार हमें बनाना था। सर, ये 10 दिन और में सरकार के लिए मैंडेट मिला था। जफर भाई ईमानदारी से बताइए, देखिए ये 10 दिन में कितना प्रिंसिपल दिखा मुझे बताइए। ये लोग यहां से गए तो हर बीजेपी शासित घूमते राज्य में ही घूमते रहे, सिक्योरिटी वहां की पुलिस देती रही, 1.5-2 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाकर आपने इनको बचा कर रखा, और उसके बाद अब बाहर से समर्थन देकर आप कह रहे हैं ये प्रिंसिपल हमने निभाया। कैसे? देखिए सुशांत जी, सबसे पहली बात कि किसी भी प्रदेश में अगर कोई इस तरह का एक ग्रुप जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ के लीडरशिप की कि उसको कोई भी वहाँ पर जो भी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, हेमंता जी ने कहा कि अगर कांग्रेस जफर भाई कैसी बात कर रहे हैं, मतलब 50 विधायक टूट के चले जाएंगे तो वहां की राज्य का। अच्छा मुझे बताइए, कांग्रेस के विधायक अभी राज्यसभा चुनाव में किसी बीजेपी शासित राज्य क्यों नहीं गए? आप उनको पता होता, आप लोग इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो अगली बार से वहीं जाएंगे फिर। देखिए हेमंता जी ने क्या कहा था कि अगर कांग्रेस के भी लोग आते तो मैं उनको भी ऐसी सुरक्षा देता। हाँ देते, फिर वो जाते नहीं ना, दिक्कत ये थी, इसलिए वो आते नहीं। ये उनका सोचना है। हमने कोई इनको सरकार बनाने के लिए तो नहीं बुलाया था, वो वहां गए थे। अच्छा ठीक, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और दुष्यंत नागर भी हमारे साथ है, जरा उनका रिएक्शन लूं। हर्षवर्धन जी, ये बीजेपी ने क्या किया, आपका आकलन क्या है? प्रिंसिपल के नाते उन्होंने 50 विधायक वाले नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी, या कुछ और इसमें बड़ा खेल है? नहीं, कोई प्रिंसिपल के नाते ये कुर्सी नहीं दे दी है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बेहद खराब फैसला साबित होने वाला है दीर्घकालीन राजनीति में। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से तैयार हुए नेता थे, और महाराष्ट्र में भाजपा का सबसे बड़ा संकट यही था कि वो शिवसेना की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जाकर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने यह तय किया, हालांकि उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि शरद पवार ने अपनी रणनीतिक जो एक तरह से कहें कि चाल चली और कहा कि हम उद्धव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब ये अहंकार की लड़ाई भर थी, और अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते तो हम जरूर मानते कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है। लेकिन अब ये लगता है कि उनको ये डर था कि कहीं एकनाथ शिंदे फिर से छिटक कर न चले जाएं, और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है मैं उसको दोहराता हूं, और उसका भावार्थ निकालिए आप लोग भी। उन्होंने कहा कि हम तो मंत्री वहां भी थे, ये बड़ा अच्छा हुआ, और ये जिसको कहते हैं ना कि हमारी सिद्धांतों की लड़ाई थी, 120 विधायकों वाले नेता ने हमको समर्थन दे दिया। आप इसको दूसरी तरह से समझिए, वो वहां भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली इसलिए यहां आ गए। ये कतई कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है, और भले ही ये पहली नजर में मास्टर स्ट्रोक टाइप चीज लगे, मुझे लगता है कि दीर्घकालीन राजनीति में भाजपा के लिए खतरा बढ़ने वाला है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वैसे है कि कोई कहे कि मैं तो एंकर वहां भी था, प्राइम टाइम में 9 बजे का शो दो तो आता हूं तुम्हारे यहाँ, तो उन्होंने कहा तो और एडिटर भी बना दो तो ठीक। नहीं, एडिटर तो वो मुझे लगता है फडणवीस ही रहेंगे, भले प्राइम टाइम का शो जो है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। देखिए हमारी सहयोगी भी मुस्कुरा रही हैं, मीडिया के लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। दुष्यंत नागर जी, आपके हिसाब से ये क्या हुआ है? नहीं, मेरे को तो कुछ बोलने के लिए आपने छोड़ा ही नहीं। जो मैं बोलने वाला था वो सब आपने बोल दिया। लेकिन अटल जी ने देश के संसद में खड़े होकर एक शब्द बोला था कि जोड़ तोड़ से मिली सत्ता को मैं चिमटे से नहीं छूऊंगा। वो भारत के लोगों के दिल पे लगी थी बात। हमारे देश की जनता नेताओं में ही अपने हीरो देखती है, और जिस प्रकार से मोदी जी को पूर्ण बहुमत 303 सीटें और पिछले चुनाव में पूर्ण बहुमत लोगों ने दिया, उनके ऊपर भरोसा जताया कि आप जोड़ तोड़ ना करें, भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाए। लेकिन जिस प्रकार से राज्यों में सत्ता के लिए भाजपा की एक जो लालच दिख रहा है, उससे लोगों को निराशा। पर सर वो कहेंगे कि हमने चिमटे से सरकार को छुआ ही नहीं है, हमने चिमटा तवे पे गरम करके दे दिया एकनाथ शिंदे के हाथ में, तुम सामने वाले को सटाते रहो, दूर रखो, वो तो छू ही नहीं रहे हैं। आपने कहा एडिटर तो फडणवीस साहब ही रहने वाले हैं, और भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। और इससे पूर्व में नहीं, लेकिन आपके हिसाब से उन्होंने ऐसा क्या किया, इससे उनको हासिल क्या हुआ? आपका पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आकलन क्या है, इससे बीजेपी ने क्या हासिल किया? बिल्कुल, एक राज्य में अपनी सत्ता और राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं, पर अभी तो दो सवा दो साल बचे हैं। इस 2-2.25 साल में जैसे आप ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने ये कर लिया, उनको वहां होटल में ठहराया, तो ये करके उनको क्या मिला? देखिए, बीएमसी का चुनाव आने वाला है। हाँ। और बीएमसी का अपना एक महत्व है, आप जानते हैं बीएमसी का बजट कितना बड़ा है, और महाराष्ट्र की राजनीति को नंबर्स का गेम आ रहा हूं, उसमें बीएमसी के चुनाव का एक बड़ा रोल होता है।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर उस चुनाव के ऊपर भी है। ठीक है। तहसीन पूनावाला भी जुड़े हैं, लेकिन पहले जफर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए जफर भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। हम अपोजिशन में बैठे थे, ये आपसी गुटों में जो है शिवसेना के बीच में जो लड़ाई थी, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं था। लेकिन आज एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो वहां उस वक्त थी, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है कि वहां पर सरकार स्थिर सरकार बने, इसके लिए हमने सपोर्ट किया है। और वहां पर अब जो है स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। और जो वहां पर जो नहीं जफर भाई, देखिए आपने स्टेबल गवर्नमेंट के लिए किया, आपने उन लोगों का समर्थन दिया जिन्होंने रेबेल किया, लेकिन पब्लिक आपसे ये पूछेगी ना सर कि ये जो रेबेल करने वालों के साथ आप खड़े हो रहे हैं, इनको 2.5 साल में लग गया समझने में कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल गए हैं। इनको 2.5 साल लग गया ये समझने में कि उद्धव ठाकरे से चल नहीं रहा है। इनको 2.5 साल लग गया ये समझने में कि उद्धव ठाकरे जो है सरेंडर कर चुके हैं और सरकार जो है वो एनसीपी चला रही है। और आप इनके साथ खड़े होकर बाहर से सरकार बनवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने प्रिंसिपल के लिए किया। देखिए, ये सरकार जब ये गवर्नमेंट जब उस वक्त फॉर्म हुई थी, लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि सरवाइव नहीं करेगी। लेकिन हमने कोई तोड़ने जोड़ने की राजनीति नहीं की। हमने कहा ठीक है, आप सरकार, आपको मुबारक हो, लेकिन जनता ही इसका जवाब देगी। और शायद ये जो गुट जो आज आपके सामने खड़ा है, वो खुद अपने आप परेशान होकर बाहर निकलेगा। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस से बाहर लाए, हमारा इसमें कोई रोल और हमने कोई रोल अदा नहीं किया है। लेकिन आज सब महाराष्ट्र के इतिहास में एक अच्छा सुनहरा दिन है, जब लोगों को जफर भाई, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं जफर भाई, ईमानदारी से ये बोल देने में कि हमको पिछला कुछ था मन में, वो भी निपट गया। आज जिन्होंने हमको निपटाया था, हमने उनको निपटा दिया और हम सत्ता में आ गए। ये बोलने में क्या बुरा है सर? सबको समझ में आ रहा है, सब ओपन है सर। इसमें आप बोलेंगे हमने प्रिंसिपल के लिए किया, कौन मानेगा सर? खुल के बोलिए ना कि हमने पलट दिया खेल। करते हैं हम, ये हमने कर दिया। सत्ता की भूख होती तो फडणवीस जी मुख्यमंत्री होते। हकीकत तो यह है कि देखिए, जो लोग उस महाराष्ट्र को लूट रहे थे, उनको हमने हटाने का, शिंदे जी ने हटाने का काम किया। आज हम उनको समर्थन दिया है, इसलिए कि ऐसी पार्टियां जो वहां पर थी, जो महाराष्ट्र को लूट रही थी, आज कम से कम लूट नहीं पाएंगी। अरे भाई सर, शिंदे साहब कह रहे हैं कि हमने चुनाव जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। ये बात उनको 2.5 साल बाद समझ में आया। आपको तो पलट के इस आदमी से पूछना चाहिए, तुमको 2.5 साल लग गए ये समझने में कि तुम मेरे साथ चुनाव लड़के जीत के आए थे, आप उनको समर्थन करके मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल मजबूरी भी हो सकती है, उनका अंदरूनी मामला है। इसका जवाब उन्होंने कई बार दे भी दिया है। लेकिन आप हमारे परिप्रेक्ष्य में देखिए तो एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो वहां पर थी अभी, उसका जो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि वहां पर अस्थिर सरकार हो, स्थिरता हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो। और हमने वो रोल अदा किया है, कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है। ठीक है, जो तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन पूनावाला साहब, आपके हिसाब से ये क्या हुआ है, जरा समझाइए, और इससे किसका फायदा किसका नुकसान? इससे नुकसान जरूर शिवसेना का हुआ है। शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन का नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर फडणवीस साहब अगर मुख्यमंत्री बनते तो उद्धव ठाकरे जी को ये एक हैंडल मिल जाता कि वो फडणवीस जी को अटैक करे कि देखिए यहाँ पर तो शिवसेना की बेइज्जती हो रही है, बीजेपी ने शिवसेना का इस्तेमाल करते इन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री बना दिया। अब यहां से होगा क्या? दो चीज हुई है। भाजपा ने और फडणवीस जी ने और अमित शाह जी, मोदी जी ने बताया कि हिंदुत्व उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक। दूसरा, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे फैक्शन है वो पूरी तरह से अब न्यूट्रलाइज हो गया है, क्योंकि ताकत अब आ गई एकनाथ शिंदे फैक्शन को। इससे जो हो गया, एकनाथ शिंदे फैक्शन अब से ही शिवसेना मानी जाएगी, तो इसको यहां पर भी उनको समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। और बीएमसी चुनाव, पीएमसी चुनाव और थाने चुनाव में उनको फायदा होगा, जो कॉर्पोरेशन चुनाव है। सबसे बड़ा नुकसान, और एक चीज मैं आपके शो पे बता दूं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का हुआ है। लोग, कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है एनडीए गठबंधन में जाकर। कांग्रेस का क्या नुकसान हुआ है? कांग्रेस का ये नुकसान हुआ है कि कुछ उनके विधायक बहुत नाराज थे कि शिवसेना के साथ पहले गठबंधन हुआ, ये एनडीए के समय ताकत थी नहीं, लेकिन आप सरकार में थे, लेकिन उतनी ताकत थी नहीं। एनसीपी वेस्टर्न महाराष्ट्र में ताकतवर बनते जा रहा है, कांग्रेस वेस्टर्न महाराष्ट्र में खत्म होते जा रहा है। और दूसरी ओर कुछ दूसरे विधायक बहुत नाराज थे कि कोई एंटरटेनर को उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया, अभी जो महाराष्ट्र से नहीं, तो वो दूसरे ग्रुप के विधायक नाराज थे।
सवाल यह है कि एमएलसी के चुनाव, हम एमएलसी के चुनाव को नहीं देख रहे। राज्यसभा के कुछ दिन बाद एमएलसी के चुनाव हुए, 3 कांग्रेस के विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया। वो 3 विधायक कौन है अब तक कांग्रेस को नहीं पता। तो कांग्रेस का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है एमवीए के इस गठबंधन में जाके। सबसे बड़ा फायदा ऑब्वियसली एकनाथ शिंदे जी का हुआ है, बीजेपी का हुआ है, लेकिन एनसीपी का भी फायदा हुआ है। नुकसान उद्धव ठाकरे फैक्शन और कांग्रेस का हुआ है। इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तस्वीरें कुछ आ रही हैं गोवा से, जहां पर लोग वैसे भी पार्टी के लिए जाते हैं। शिंदे ग्रुप के विधायक डांस कर रहे हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए। उनके लिए नाचने का वक्त भी है, नाच भी रहे हैं और म्यूजिक भी चल रहा है। जरा सुनिए, देखिए, ये राजनीति में कम दिखता है। प्रगती रेवय आमच्या ठाण्याने गोवा से आ रही हैं, जहां पर शिंदे गुट के विधायक नाच रहे हैं, टेबल पर चढ़कर नाच रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले तक ये कहां गायब थे पता नहीं चल रहा था। आते थे, एक आध तस्वीर आती थी, काउंटिंग होती थी। और अब जो है असल जिंदगी का आनंद इनको आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गोवा में भी है, मौसम भी सुहाना हो रखा है, मॉनसून भी आ गया, सत्ता भी आ गई और देखिए टेबल पर चढ़कर नाच रहे हैं। लड़ाई कुर्सी की हो लेकिन टेबल भी काम आ जाता है कभी कभी। तो वहां पर विधायकों का नाच गाना चल रहा है, तो ये अपने आप में कमाल का है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जरा इसमें ये समझाइए, ये विधायक इतना नाच तो रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रश्न इसका बचा हुआ है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का क्या होगा। देखिए सुशांत, ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर शिंदे का मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ा सा समझने की है। शिंदे एक कहें कि हिंदुत्व की राजनीति के अगुवा के तौर पर अगर पेश किए जा रहे हैं और वो शिवसेना के नेता हैं, तो अच्छा हर्षवर्धन भाई, मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। गौरव जहां है वहां थोड़ी हलचल है। गौरव, जरा जानकारी दीजिए, आप कहां पर है, क्या हो रहा है वहां पर? सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि जो ये फैसला हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा हो रही थी, बीजेपी के विधायक क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से पिछले 2-2.5 साल से देवेंद्र जी जब उनको ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि भारतीय जनता पार्टी ये सरकार गिराएगी नहीं, और ये सरकार उनके अंतर विरोध की वजह से महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरेगी। और अगर ऐसा कभी होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस स्टेट को एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का ऑप्शन देगी। और आज वो दिन आया है। आज जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से देवेंद्र जी ने जो निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, वो योग्य है। और एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य उनके कंधे से कंधा लगा के महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पे लेके जाएंगे। सच में आप लोग को इस चीज की उम्मीद थी कि आप देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री देख रहे थे सारे विधायक? बिल्कुल, हम देवेंद्र जी को ही मुख्यमंत्री देखते हैं, हमारे नेता करके देखते हैं। लेकिन आज हमें अभिमान होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ एक कुर्सी के लिए, एक मुख्यमंत्री पद के कुर्सी के लिए वो बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जिस उद्धव जी ठाकरे ने, उनको खुद की अभिलाषा थी मुख्यमंत्री बनने की, उनकी खुद की अभिलाषा थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जाने के लिए, इसके लिए जो मुखौटा खड़ा किया था, आज वो पूरा मुखौटा फाश कर दिया है। लेकिन छोटा दल होने के नाते भी शिवसेना तो 5 साल मुख्यमंत्री पद उसके पास रह गया, 2.5 साल भी रहा, अभी भी 2.5 साल रहेगा। बीजेपी को क्या हासिल हुआ 106 सीटें लाकर? ऐसे हम भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देखा जाए तो सरकार ये आते हैं जाते हैं,
लेकिन हमारा जो आइडियोलॉजी है, हम हमारे आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं और उसी हिसाब से भविष्य में आज और कल का नहीं सोचेंगे, लेकिन अगले 20-25 साल के महाराष्ट्र का जो अच्छा होना है, मेरे ख्याल से अब से उसकी वापस शुरुआत हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे को भी वापस आ जाना चाहिए? वो तो उनके उद्धव जी ने जो मुखौटा खड़ा करना था उन्होंने खड़ा कर लिया है। अब उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को जो ठीक लगा, हमारे जो नेतागण को ठीक लगा, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसके साथ हम महाराष्ट्र के आगे 2-2.5 साल में जो भी काम इस सरकार के साथ हम करेंगे उसमें हम ज्यादा बाहर से समर्थन दिया है तो क्या सरकार 2.5 साल चलेगी? मेरे ख्याल से बाहर से समर्थन नहीं है, हम सरकार में शामिल हो गए, ऐसे मेरे ख्याल से देवेंद्र जी ने कहा है, तो मेरे ख्याल से साथ मिलेगा। फडणवीस जी कहे मैं हिस्सा नहीं रहूंगा, वो खुद नहीं रहेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सारे जो विधायक है और शिंदे जी के साथ जो विधायक है वो मिलके महाराष्ट्र की मंत्रालयों को लेकर सब कुछ सॉर्ट आउट रहेगा आपको लगता है? वो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंडर नहीं है, मेरे ख्याल से वो निर्णय कुछ आप लोग यहाँ इंतजार करते रहे मुंबई में होटल में, अब क्या आप लोग वापस निकल रहे हैं? अभी हमें ये आनंद है कि जिस महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की बर्बादी की पिछले 2.5 साल में, वो बंद हो चुके हैं और इसके आगे जो भी होना है अच्छा ही होना है। अच्छा होना है। एक और सुशांत, मैं कोशिश करूंगा, एक और बीजेपी विधायक हमारे साथ है। सर आपका शुभ नाम, आप कहाँ से विधायक हैं? मैं सुनील कांबळे, पुणे कैंटोनमेंट का एमएलए हूँ। क्या कहेंगे, एकनाथ शिंदे अचानक से, आप लोग को भी उम्मीद नहीं थी कि सीएम बन जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस का इंतजार कर रहे थे आप लोग? हम लोग तो, हमें यही था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया है वो सही निर्णय है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आदरणीय, समझ में आ रहा है पार्टी ने ये निर्णय क्यों लिया है? महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी फडणवीस और महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने जो कुछ आगे की सोच और महाराष्ट्र के विकास के लिए जो निर्णय किया है वो सही निर्णय। सुशांत, आप अपना सवाल दोहराएंगे एक बार? गौरव, इनसे पूछिए, इनको समझ में आ रहा है कि पार्टी ने यह निर्णय क्यों लिया है एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का? आपको क्या लगता है पार्टी ने फैसला क्यों लिया होगा? क्योंकि आप 106 विधायकों वाली पार्टी हैं, आप बड़ी भूमिका में, 2019 में भी सरकार संभवतः जिस तरीके से गई, उसके बाद आप सत्ता में नहीं आए, गठबंधन किया था, उसके बावजूद आप छोटी भूमिका में नजर आ रहे हैं ज्यादा विधायकों के साथ। आप क्या पार्टी के इस सोच के पीछे क्या आप समझा सकते हैं? आपको क्या समझ में आया? ये पार्टी का जो सोच है, वो पार्टी का जो विचार है, महाराष्ट्र के हित के लिए ये निर्णय लिया हुआ है, ऐसी मेरी समझ है। तो फिर जो एक बार आरोप लगते हैं कि शिवसेना की छत्रछाया से कई बार बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं निकल पाती है, कहीं फिर उसी छत्रछाया में फंसती हुई नजर नहीं आ रही है? आखिर परचम तो शिवसेना का ही, उद्धव ठाकरे सीएम रहे, अब एकनाथ शिंदे सीएम रहे, शिवसैनिक ही अपर हैंड पे रहे, तो बीजेपी कहाँ पर है? आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो बताया कि बीजेपी के 106 एमएलए हैं, तो लेकिन सरकार में तो हम भी जाएंगे ना। अच्छा, आपको क्या खबर पता लगी थी? आप लोग को थोड़ा पहले पता लग गया था कि एकनाथ शिंदे बनेंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपको पता लगा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद हमें पता लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कभी भी कुछ भी सच बताइए, कैसा महसूस हुआ था पहली बार जब आपने सुना? कार्यकर्ता रहने दीजिए। गौरव उनको जितना बेचारे बता सकते हैं वो बता रहे हैं। आप ऐसे आप इतने सवाल पूछ लेंगे और बेचारे कुछ बोल देंगे तो पता चला आगे पॉलिटिकल करियर गड़बड़ा जाएगा। तो हम अमित के पास चलते हैं। अमित, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे अलग अलग सहयोगी इस पूरी खबर पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? ये निर्णय कैसे, कब लिया गया और क्यों लिया गया कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना है? जो मुझे जानकारी मिल रही है कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजी लेवल जो है ये पहले तय हो गया था। जो मुझे लगता है अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना है। उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे ये वजह मानी जा रही है कि बीजेपी इस पूरे मामले में कहीं से भी ये दिखना नहीं चाहती है कि इस पूरे जो, अगर उद्धव ठाकरे को सरकार गिरी है तो उसमें कहीं से भी बीजेपी का रोल है। दूसरा, बीजेपी ये चाहती है कि जो पूरी लड़ाई है वो शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई दिखे, इसमें कहीं भी बीजेपी ना दिखे। तीसरी, अगर 5 साल की बात करें तो 2.5 साल के 2 शिवसेना के मुख्यमंत्री होंगे। तो कोशिश ये होगी कि जो बार बार कहा जा रहा था कि शिवसेना के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पाए, उनके राज्य में कांग्रेस और एनसीपी के लोगों को ज्यादा मौका मिला, तो ये कोशिश होगी कि जो शिवसैनिक है उनको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, उनको कैसे बताया जाए कि ये जो सरकार है जो बीजेपी के साथ सेम विचारधारा की है, हिंदुत्व की असली सरकार है, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा वाली है। और मुझे लगता है कि एक तरह से जो पार्टी में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर शिंदे होंगे तो पार्टी में भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, तो एक तरह से ठाकरे परिवार को पूरे शिवसेना से अलग थलग करने की पूरी तैयारी है। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत
आप इसे एक बड़ा गेम प्लान समझ सकते हैं बीजेपी की, और इसके लिए एक बड़ी जो रणनीति है, दो जो बड़ी बैठक हुई थी, जो एक बड़ोदरा में आधी रात को हुई थी और दूसरी अमित शाह के घर पर हुई थी, जिसमें अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस बैठे थे, और उसके बाद उस दिन शाम को जाके उन्होंने क्लेम किया था कि अब इनको वक्त आ गया है कि इनको यह प्रूफ करना चाहिए मेजोरिटी। तो मुझे लगता है कि पूरी स्ट्रेटेजी जो है ये बीजेपी इसीलिए आगे बढ़ा रही है। जी, हमारे साथ रोहन दुआ भी जुड़ गए हैं। रोहन दुआ, वरिष्ठ पत्रकार। रोहन, आपके हिसाब से आपको कोई जानकारी थी? आप तो बहुत अंदर की खबरें भी निकाल कर ले आते हैं। आपको कोई जानकारी थी एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, या आप भी क्लीन बोल्ड हुए हैं? और क्या हुआ है, आपको समझ में आया? बॉल टैंपरिंग कब हुई? नहीं सुशांत, देखिए बॉल टैंपरिंग का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्लीन बॉल तो मैं जरूर हुआ हूँ। टैंपरिंग तो हमने कभी नहीं करी, ना अपने खबरों में ना वैसे, और शायद आपने भी कभी नहीं करी। जो कर रहे थे टैंपरिंग पिछले 2.5 साल से, उनको पता चल गया कि कहाँ पे टैंपरिंग के अंपायर ने नॉट आउट और आउट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जहां तक मैं अगर ये फडणवीस सरकार की बात करूं तो एक क्लियर इंडिकेशन ये मैं जरूर कहूंगा कि बीजेपी ने ये साबित आज कर दिया है कि जो बाला साहब ठाकरे की जो इज्जत थी वो वापस लेके आ गए हैं। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और ट्रस्ट, जो फेथ था, जो एक ट्रस्ट रखा हुआ था शिवसेना के साथ में, भले ही शिवसेना दूर चली गई हो उनसे, पर उन्होंने देखिए आज अपना वो ट्रस्ट जो है वापस रिपोज कर दिया शिव सैनिक्स में कि हम बाला साहब ठाकरे की इज्जत उतनी रखते हैं एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा कि 106 एमएलए आने के बाद में फडणवीस को ही बनना चाहिए था, अगर हम कॉम्बिनेशन देखें। और उनकी जो हैसियत है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस की, वो ही आगे 2.5 साल में वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ला सकते थे। अब आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं ईगो जो स्वेलो हुई है, उन्होंने सॉल्व करी अपनी ईगो और इतना बड़ा कदम लिया, तो उसके पीछे राजनीतिक फैसला यही मुझे नजर आता है कि रिस्पेक्ट देने की जो कोशिश करी गई है अंदर से, स्वाभाविक तौर से वो यही कही गई है कि बाला साहब ठाकरे को हम उतनी इज्जत देते हैं जितनी की पहले थी 2019 से पहले। बाला साहब ठाकरे के अगेंस्ट कुछ नहीं था शिवसेना भाजपा को। हर्षवर्धन जी, आप बता भी रहे थे और अब आपसे भी पूछ रहा हूं, उद्धव ठाकरे का क्या होगा और उनकी वाली शिवसेना का क्या होगा? नहीं, अब ये तो देखिए सुशांत, मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अगर कहूं तो उनके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से जिस तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने तो कचरा बता दिया था, जो अभी राजनीति में उगे ही थे, जन्मे ही थे, लेकिन उन्होंने कचरा बता दिया था उन लोगों को जो बरसों से राजनीति में है। और मुझे श्रीकांत शिंदे का बयान ध्यान में आता है, जो एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं और कल्याण से सांसद हैं। जब संजय राउत उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमको धमकी देना बंद कर दे संजय राउत। और अब आप जरा कल्पना कीजिए कि सारे राज्य की कानून व्यवस्था अब किसके हाथ में होगी? वो एकनाथ शिंदे के हाथ में होगी। तो जो लोग कह रहे थे कि शिवसैनिक उतरेंगे सड़कों पर, ब्लड बाथ हो जाएगा, क्या क्या नहीं हो जाएगा, अब आप उनके लिए कल्पना कीजिए। अगर इस लिहाज से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले ने, और देखिए यहां फडणवीस नहीं होंगे, फडणवीस एक कहें कि उनका जो व्यक्तित्व है वो विनम्र व्यक्तित्व दिखता है, जो राजनीति है उस तरह की नहीं दिखती है। वो भाजपा के नेता है, राष्ट्रीय पार्टी, उनको हर राज्य में जवाब देना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना या उद्धव ठाकरे के लोगों को अपनी शैली में, बाला साहब वाली और आनंद दीघे वाली शैली में निपटा रहे होंगे, तो कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर इस फैसले का एकमात्र सबसे अच्छा अगर मैं देखूं तो वो यही दिखता है। दुष्यंत नागर जी, उद्धव ठाकरे का क्या होगा? देखिए, उद्धव ठाकरे जी की अपनी एक सौम्य छवि है और उन्होंने एक अच्छे प्रशासक के रूप में जो कोविड को हैंडल किया है, वो भी उनकी छवि में कहीं ना कहीं एक अच्छे मुख्यमंत्री की शक्ति देता है। नहीं, आप शायद गलत उनको नहीं होने वाला। उन्होंने कोविड को जो मिस हैंडल किया, आप गलती से हैंडल बोल गए। अच्छे से हैंडल किया, अच्छे से हैंडल किया। महाराष्ट्र में सर सबसे ज्यादा केसेस रहे, सबसे ज्यादा मौतें होती रही, वहां से पूरे देश में जो लेबरर्स गए उनसे कोरोना फैला, और आप कह रहे हैं उन्होंने अच्छे से हैंडल किया कोरोना। पूरे महाराष्ट्र में आप रिकवरी रेट देखिए, सबसे पहले मुंबई से कोरोना जाना शुरू हुआ, हर बीमार तक सर पूरे देश से चला गया और मुंबई और महाराष्ट्र से नहीं गया था।
चलिए, अब इसमें आपके डिफरेंट राय हो सकते हैं, ठीक है, मेरे लिए मिस हैंडल, आपके लिए हैंडल मिस, हम लोग अलग रख लेते हैं। आप इसको अपन रख लेते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, शिव सैनिकों का जो प्रेम है वो उद्धव ठाकरे जी के प्रति है। बाला साहब ठाकरे ने अपनी मौजूदगी में उनको अपना वारिस, अपना नेता डिक्लेयर किया है, तो ये कहीं डाउट नहीं है। पर और उनको प्रेम करने वाले शिव सैनिक तो कहीं दिख नहीं रहे। नहीं, देखिए, जो नाच रहे हैं ये भी शिव सैनिक है और ये एकनाथ शिंदे से प्रेम करते हैं। ये लोग तो सत्ता को पाके नाच रहे हैं। सत्ता तो उद्धव ठाकरे भी नाच रहे थे 2.5 साल पहले। उद्धव ठाकरे जी ने कभी 55 सीट लाने वाला, 106 सीट लाने वाले से कह रहा था मैं सीएम बनूंगा। वो क्या चाह रहा था? सत्ता नहीं चाह रहा था तो क्या चाह रहा था? एग्रीमेंट। सत्ता में आप पब्लिक से एग्रीमेंट करते हैं सर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का एग्रीमेंट नहीं होता है। अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ में उनका एक एग्रीमेंट था। ये उन्होंने बताया कि उस कमरे में एक मिनट मुझे ये पे हुआ सर, उस कमरे में जो हुआ उसके 2 वर्जन है। एक, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मुझसे कहा था 2.5 साल सीएम बनाएंगे। अमित शाह कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। और मैं इसकी वजह सुनता अगर समझूं कि इसके पहले चुनाव में भी बीजेपी को शिवसेना से ज्यादा सीटें आई थी, तो अमित शाह क्यों कह देंगे कि 2.5 साल के लिए तुम सीएम बनना, 2.5 साल हम बनेंगे। लेकिन मैं बिहार का देखिए उदार हृदय है अमित शाह जी का। सर, बिहार में उन्होंने दे रखा। एक मिनट सर, बिहार में जब बीजेपी चुनाव लड़ी और ज्यादा सीटें लाई, तब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी थी। महाराष्ट्र का चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया था, उद्धव ठाकरे के नहीं सर। बहुत मेजर डिफरेंस है। मेरा तो मानना है अभी भी अमित शाह जी का उदार और बड़ा हृदय है कि शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस साहब जो गवर्नर के सर, हमारे साथ महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जुड़ गए हैं। नाना पटोले जी, सरकार तो गिर गई, उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री नहीं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या आप लोगों को भी ये लगा था कि ये हो सकता है? और अब आप आगे का आपका पॉलिटिकल स्टेप क्या होगा? देखो, बीजेपी ने एक डिसाइड कर लिया था कि महाराष्ट्र में हिंदू वोटों का जो विभाजन शिवसेना के माध्यम से जो हो रहा है उसको कैसा रोका जाए। जो ऑपरेशन उद्धव ठाकरे सरकार का किया गया था, वो ऑपरेशन का फलित ही उनका ये था कि ये थोड़े दिन की सरकार बनाने से, जो 2.5 साल की, इससे अच्छा कि शिवसेना को ही कैसे महाराष्ट्र से खत्म किया जाए, ये कोशिश बीजेपी की है। और उसमें उसकी एक चाल इसमें है। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि परसों सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया, 11 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो डिप्टी स्पीकर है उसके पूरे राइट को हैंडीकैप करके रखा है। जब तक वो डिसीजन नहीं देते, जब तक वो डिप्टी स्पीकर को डिसीजन नहीं ले सकता है। और उसके बीच में कल राज्यपाल जी ने वोट कॉन्फिडेंस का प्रोग्राम लगा दिया और हम जब कोर्ट में गए तो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आपने सबने देखा, उसमें आर्गुमेंट भी आपने देखा। लेकिन जो स्थितियां जो बनी है वो स्थितियां के पीछे का एक ही एकदम देखो, जैसे ही हाउस रेगुलर चलना शुरू हो जाएगा तो स्पीकर इनका बनेगा। स्पीकर इनका बनने के बाद ये लोगों को जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो कार्रवाई थी वो खत्म हो जाएगी और पार्टी दल का नेता जो रहेगा वो शिंदे ग्रुप का बनेगा। सब तुम अभी आने वाले कल में आपने देखना कि क्या क्या उसमें खेल होता है। बीजेपी ने कोई शिंदे के ऊपर बहुत। नाना पटोले जी, मुझे ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं बीजेपी शिंदे को मुख्यमंत्री अगर बन रहे हैं वो, तो सरकार को बाहर से समर्थन देगी। ऐसे में जब आप उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को समर्थन दे सकते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को भी समर्थन देंगे? देखो, मेरा मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि शिवसेना का महाविकास आघाड़ी में जब ये सब मामला हुआ, वो अंधेरे की सरकार जब गिरी, तो उसके बाद में जो सब पॉलिटिकल प्रॉब्लम महाराष्ट्र में हुआ था, सोनिया जी ने कैसे उसमें बात रखी थी, आप सबको पता है। वो बात और ये बात में बहुत फर्क है। आज भी शिवसेना का कितना भी करे तो पार्टी आज भी उद्धव ठाकरे है, एकनाथ शिंदे नहीं है। अब इनके माध्यम से वो इस पार्टी को डैमेज कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर का उनका प्लान है। तो शिंदे के ऊपर उपकार नहीं किया गया। शिंदे को सीएम बनना था, शिंदे के पीछे की जो बलाए थी वो बलाए को उन्हें कैसे दिल्ली में निपटाया वो भी आपको पता है, अंधेरे में क्या क्या हुआ। एक हमारे उन्हीं के एमएलए प्रताप सरनाई, उनकी क्या पोजीशन थी, फिर बाद में कैसे फडणवीस जी और अमित शाह जी के साथ उनका मीटिंग हुआ वो भी आपको सबको पता है।
तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मेरा यही कहना है कि मेरा एक इसमें सिंपल लाइन ऐसी है कि बीजेपी की जो चाल है महाराष्ट्र में, वो है शिवसेना को महाराष्ट्र से हद्दपार करना। यही उनकी रणनीति है, और उस रणनीति में उन्हें ये चाल चली है शिंदे के माध्यम से, और देखिए आगे आगे क्या होता है। ठीक है, नाना पटोले जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, उनका कहना है बीजेपी ने चाल चली है शिवसेना को कमजोर करने के लिए। हमारे साथ शाइना एनसी जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेता। शाइना जी, आपने शिवसेना को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया है और खुद बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ये नाना पटोले कह रहे हैं। देखिए, हमें किसी को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जानते हो कि आज के परिप्रेक्ष्य में सेना के जो एमएलए थे वो क्यों छोड़ के आए हैं, क्यों वो शिंदे जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये विश्लेषण मेरा करना जरूरी नहीं है। आप पत्रकार हो, आप जानते हो। जिस पार्टी में आपने देखा कि अपने नेतृत्व को लेके सवाल उठते हैं या फिर जो नाखुशी है, और ये एक अंदरूनी मामला था शिवसेना का, तो बार बार कहना कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। हम सरकार के मोह माया में सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई है, बल्कि 2000 शाइना जी, देखिए ये बोलते बोलते आपको भी हंसी आ गई। शाइना जी, ये बोलते बोलते आपको भी हंसी आ गई। नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात, तब मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। 2019 में हम जानते हैं कि अलायंस होने के बावजूद शादी होती है और फिर दुल्हन जाती है किसी और के साथ। ये सत्ता का मोह माया शिवसेना के प्रति कांग्रेस एनसीपी किस ढंग से ये विचारधारा न होते हुए उन्होंने सरकार बनाया। तब हमने कहा कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित कीजिए कि आपके पास नंबर्स हैं, तो हम विपक्ष में बैठेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष में बैठने के बावजूद हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि ये पार्टी को शाइना जी, मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये तस्वीरें आ रही हैं, एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों से वीडियो कॉल के जरिए बात की है। जरा उत्साह देखिए और ये बातचीत देखिए। एकनाथ शिंदे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक नारे लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे वीडियो कॉल के जरिए उन्हें संबोधित कर रहे हैं जब ये अनाउंस हो गया कि वो मुख्यमंत्री होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था यही विधायक टेबल पर चढ़कर नाच भी रहे थे। तो उनके लिए ये लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में वो इतने दिन रहे, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने जा रही है। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो भी बीजेपी को कवर करते हैं। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी है? बीजेपी ने यह निर्णय कब लिया, क्यों लिया कि एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया जाए? देखिए सुशांत, कल महाराष्ट्र बीजेपी ने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है, अभी आगे और बहुत कुछ होना बाकी है। यानी सिर्फ सरकार गिराने तक ही और नई सरकार बनाने तक ही एकनाथ शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। टारगेट कुछ और भी है और उसमें जो है बीएमसी के इलेक्शन है और इसके साथ ही जो शिवसेना है उसके काडर को ये मैसेज देना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहब के जो सैनिक हैं, शिव सैनिक हैं, उनका जो काडर है, उनका किसी भी तरीके से कोई अपमान नहीं किया है, उनको ठेस नहीं पहुंचाई है। ये मैसेज अगर गलत जाता तो हिंदुत्व की लाइन पर जो बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में एक बड़ी पारी खेलती हुई दिखाई दे रही है, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कल देर रात ये फैसला किया
कि यहाँ पर वो अभी भी ये दिखाना चाहेगी कि दरअसल पूरी जो लड़ाई है वो शिवसेना की इंटरनल लड़ाई है, हम कहीं बीच में नहीं है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते तो शिवसैनिकों में यह मैसेज जाता कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर जी रविकांत, मैं लगातार इस खबर पर लौटता रहूंगा। हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया इसमें इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी खबर महाराष्ट्र से यह है कि अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी ने यह कदम क्यों उठाया, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। रात 9 बजे न्यूज की पाठशाला में मैं अपना टेक बताऊंगा कि ये क्यों हुआ, जो अभी तक आपने सुना उससे बहुत अलग होगा। न्यूज